हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज के इस सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सेक्शन। जितने भी हमने सांद्रता पदों का अध्ययन किया है आज हम उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है आपका, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 लीटर विलियन में घोला गया है और आपको इसकी क्या बताना है, मोलरता। चूंकि यहाँ पर कैपिटल एम है, हमें क्या निकालना है, मोलरता। अगर स्मॉल एम होता तो हमें क्या निकालना होता, मोलरता। हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या होता है बच्चों, WB/MB इंटू 1000 अपॉन आपको क्या होता है, VmL होता है। चूँकि हमें यहाँ पर आयतन लीटर में दिया गया है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर वॉल्यूम अगर आपका लीटर में होगा तो ऊपर आपका 1000 नहीं होगा, या फिर हम एक काम करते हैं, इस लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीलीटर में। WB आपकी विले की ग्राम में मात्रा है, 8 ग्राम आपका विले है और विले का हमें आणविक द्रव्यमान रखना है MB। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। यहाँ पर M इक्वल टू कैपिटल M मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ग्राम में मात्रा कितनी है बच्चों, 8। यहाँ पर आपका ये 1000 में कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लीटर ही रखता तो ऊपर आपका यहाँ पर 1000 नहीं होता बच्चों। अब चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान हम देखते हैं NaOH। सोडियम जो इसका द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। ये 1000 से 1000 कट जाएगा, यह हो जाएगा आपका 8 एकम 8 और ये कितने बार जाएगा आपका 5 बार। तो आपकी जो मोलरता आएगी 1/5 आएगी। ये इसी को मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ, यानी पहले का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 0.2। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। आपको यहाँ पर स्मॉल एम यानी मोलरता निकालना। हम जानते हैं बच्चों स्मॉल एम बराबर क्या होता है, WB/MB। ये आपका 1000 अगर है तो यहाँ पर आपका WA किस में रहेगा बच्चों, ग्राम में रहेगा। हमें यहाँ पर जो जल है आपका जो WA है वो हमें ग्राम में दिया गया है। जो आपका विले है आपका B वो 18 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर WB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 18। ये हो जाएगा आपका 1000 जो कि फार्मूले में ही है। आपको विलायक यहाँ पर जल है, इसकी ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है, 500। अब बचा बच्चों आणविक द्रव्यमान। किसका आणविक द्रव्यमान निकालना बच्चों, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है बच्चों। हम देखेंगे कार्बन का, एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12×6 72। ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 और द्रव्यमान भी 1 होगा। और ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है कितना अपना 16। तो 16 इंटू मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा 8, इसको जोड़ दूंगा बेटा तो कितना आएगा अपना 180। तो यहाँ पर 180 ये कितने टाइम जाएगा आपका, 10 बार जाएगा। ये आपका जाएगा बच्चों 2 बार। तो आपका आंसर आएगा 1/5 यानी कि 0.2। यहाँ पर मोलरता कितनी होगी, 0.2 होगी। अब हमें यहाँ बोला गया है शुद्ध पानी की मोलरता हमें निकालना है। तो मोलरता की बात हम लोग करते हैं। तो मोलरता बराबर आपका होता है कैपिटल M WB/1000 अपॉन आपका क्या है MB और ये हो जाएगा अपना क्या VmL। क्योंकि बच्चों यहाँ पर शुद्ध जल है यानी ये खुद विलेय है, खुद ही आपका क्या है, विलायक है। हम यहाँ पर देखेंगे अगर शुद्ध जल आपने कितना लिया है, शुद्ध जल आपने प्योर वाटर मान लीजिए कितना लिया है, 720 ग्राम। कितना लिया बच्चों, 720 ग्राम। ये खुद अपने आप में विलेय होगा बिकॉज आपने इसमें कुछ मिलाया है क्या बच्चों, नहीं। तो खुद अपने आप में ये क्या होगा, विलेय होगा। और खुद अपने आप में क्या होगा, विलियन होगा, है ना। तो देखेंगे हमने यहाँ पर अगर मैं 720 ग्राम ले रहा हूँ तो विलेय की ग्राम में मात्रा भी आपकी 720 रहेगी। ये तो फॉर्मूले में ही है। यहाँ पर भी आपका विलियन चूंकि अकेला है तो 720 ही रहेगा। और आणविक द्रव्यमान जो जल का होता है बच्चों कितना होता है, 18। 720 से 720 कट जाएगा तो आपका आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18। आंसर हो जाएगा आपका 55.5। अगर आपको शुद्ध जल की मोलरता बोली जाए बच्चों तो 55.5, चाहे वो 10 ग्राम रहे, 50 ग्राम रहे, 720 या जितने भी ग्राम रहे, शुद्ध जल की मोलरता और मोलरता दोनों कितनी होती है बच्चों, 55.55 होती है या 55.5 होती है। बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें यह बोला गया है कि 36 ग्राम पानी तथा 46 ग्राम ग्लिसरीन में ग्लिसरीन का मूल प्रभाज मुझे निकालना है। हम जानते हैं बच्चों मूल प्रभाज को हम लोग किससे दर्शाते हैं, X से। और चूंकि ग्लिसरीन का निकालना है तो जिसका मूल प्रभाज उसी के मोल्स बटे, चूंकि ये द्विअंगी घटक है तो किस किस के मोल हो जाएंगे, पानी के मोल प्लस ग्लिसरीन के मोल हो जाएंगे। सबसे पहली बात हमें यहाँ पर मोल्स निकालने होंगे। हम एक काम करते हैं, पहले ग्लिसरीन के मोल निकाल कर देख लेते हैं। तो ग्लिसरीन के मोल यहाँ पर
ग्लिसरीन के मोल बराबर क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन की ग्राम में मात्रा बटे उसका आणविक द्रव्यमान, ग्राम में मात्रा बटे उसका आणविक द्रव्यमान। तो ग्लिसरीन का जो ग्राम में मात्रा है बच्चों वो कितना दिया गया है 46। अब हमें निकालना है इसका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान हमें तब पता होगा जब हमें इसका फॉर्मूला पता हो। इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। इस ग्लिसरीन में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बंधों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो ग्लिसरीन है इसकी सांद्रता जो होती है जल और एथिलीन ग्लाइकोल के कंपेयर में कैसी होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्लिसरीन की, तो ग्लिसरीन में टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा बच्चों। ऑक्सीजन हमारे पास कितने 1 2 3 तो 16 3 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा बच्चों। अब बचा आपका क्या, हाइड्रोजन 2 3 4 5 2 7 और 1 8। यहाँ पर क्या है बच्चों हाइड्रोजन है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 56, 56 और 6 हो जाएगा आपका 56 और 6 62 और ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों 92। तो आणविक द्रव्यमान यहाँ पर कितना आ रहा है इसका 92 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा बच्चों। तो मुझे यहाँ पर किसके मोलों की संख्या मिल गई, ग्लिसरीन के मोलों की संख्या। मुझे यहाँ पर जल के मोलों की संख्या निकालना है। ग्राम में मात्रा कितना दिया गया बच्चों 36 बटे आणविक द्रव्यमान जल का कितना होता है 2, तो उसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अब मुझे यहाँ पर बच्चों करना क्या था, मुझे यहाँ पर मूल प्रभाज निकालना है। किसका मूल प्रभाज निकालना है बच्चों, मुझे मूल प्रभाज निकालना है ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन का मूल प्रभाज बराबर ग्लिसरीन के मोलों की संख्या कितनी है 1/2 यानी कि 0.5 बटे में आपका बेटा जल के मोलों की संख्या कितनी 2 और ये 0.5। तो आपका हो जाएगा 0.5 2.5। यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद कितनी संख्या है एक संख्या, दशमलव में यहाँ से हटा दूंगा। आपका हो जाएगा 1/5 यानी मूल प्रभाज जो ग्लिसरीन का हो जाएगा बच्चों 0.2। यदि ग्लिसरीन का मूल प्रभाज कितना हो गया 0.2, तो जल का मूल प्रभाज कितना हो जाएगा बच्चों, जल का मूल प्रभाज होगा 0.8, क्योंकि विलयन का जो मूल प्रभाज होता है क्या होता है बेटा, वो इकाई होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है 0.3 मोलरता वाला आपके पास फास्फोरस अम्ल है बच्चों। क्या है आपके पास फास्फोरस अम्ल। इसकी मुझे क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालना है। तो हम जानते हैं बच्चों नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणा n फैक्टर होता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा n फैक्टर। हम जानते हैं कि जो फास्फोरस अम्ल है वो एक प्रकार का ऑक्सो एसिड है, ऑक्सी अम्ल है। तो इसमें फास्फोरस के साथ कम से कम एक डबल बॉन्ड हो और कम से कम एक सिंगल बॉन्ड क्या होगा बच्चों H होगा। अब मैं यहाँ पर देखूंगा मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर क्या है बच्चों ऑक्सीजन है। तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH बना लेगा, जबकि दूसरा क्या बनाएगा OH बनाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कितने OH है 2 OH है। यहाँ पर कितने H+ बाहर निकल सकते हैं बच्चों 2 H+। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा बच्चों 2 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर नॉर्मलता हमें निकालना था, मोलरता है आपकी 0.3 और n फैक्टर कितना है बच्चों 2। तो नॉर्मलता आपकी हो जाएगी 0.6 हो जाएगी। बच्चे यहाँ पर कभी कभी गलती कर देते हैं कि यहाँ पर n फैक्टर में 2 की जगह क्या रख देते हैं 3। वो हाइड्रोजन की संख्या देखकर n फैक्टर कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों। हमें चूंकि ऑक्सी अम्ल है इसमें हमें इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखना और ये देखना है कि इसमें कितने OH हैं। जितने OH होंगे उतने ही हमें क्या प्रदान करेगा H+ आयन क्या करेगा बच्चों प्रदान करेगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। और अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml विलयन में क्या है अपना घोला गया है और विलयन की हमें क्या निकालना है बेटा, मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर होगा क्या बच्चों WB/MB इंटू 1000 और ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या VML। सबसे पहले ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है बच्चों 5, यहाँ पर आपका 1000 है अपॉन हम यहाँ देखेंगे विलयन का लीटर में आयतन कितना है 450 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है होता है बच्चों 40 होता है। ये आपका 8 बार में चला जाएगा, ये आपका 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा आपका 5 से मैं काट दूंगा तो 9 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा आपका 20 बार जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बचा बच्चों 20 और ये जाएगा 8 गुणा 9। मैं फिर से 2 से यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, 4 से करता हूँ तो 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो आपका हो जाएगा 5 बच्चे 18 हो जाएगा बच्चों। मैं यहाँ पर 18 का अगर 5 में डिवाइड करूँगा तो मोलरता जो आएगी मेरी वो हो जाएगी 0.55 आई थिंक सो। हाँ
0.5 0.278 कितनी हो जाएगी 0.278। इसकी क्या हो जाएगी मूलरता हो जाएगी, हाँ 0.278 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं हम अगले सेशन में और अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 0.1 नॉर्मल द्विक्षारकीय आपका अम्ल है जिसका द्रव्यमान कितना दिया गया अणुभार 200, इसका 100 मिलीलीटर विलयन बनाना है तो हमें कितने ग्राम अम्ल की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं बच्चों नॉर्मलता बराबर क्या होता है आपका मोलरता गुणा एन फैक्टर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका WB आपका 1000 एन फैक्टर अपॉन में हो जाएगा बच्चों आपका मोलर मास और आपका VmL। हम देखते हैं कितने नॉर्मलता वाला विलयन बनाना है हमें बनाना है 0.1 नॉर्मलता वाला विलयन बनाना है। और कितने ml में बनाना है, हमें बनाना है 100 ml में। द्रव्यमान हमें दिया है कितना 200, निकालना है हमें ग्राम में मात्रा और ये आपका हो जाएगा 1000। चूँकि द्विक्षारकीय अम्ल है बच्चों तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 2, अगर त्रिक्षारकीय होता तो एन फैक्टर होता जाएगा आपका 3 हो जाता। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, WB हम यहाँ रहने देते हैं और यहाँ हो जाएगा आपका 0.1 200 इंटू 100 आपका बटे में जाएगा 1000 इंटू 2, दशमलव के बाद एक संख्या बच्चों, यहाँ पर एक जीरो में और बढ़ा दे रहा हूँ। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो हो जाएगा हमारा कैंसल, बचेगा क्या केवल बेटा 2, तो ये 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 1 ग्राम। यानी कि आपको अगर 0.1 नॉर्मलता वाला द्विक्षारकीय अम्ल बनाना होगा तो हमें 1 ग्राम द्विक्षारकीय अम्ल की आवश्यकता होगी यदि उसका अणुभार कितना हो बच्चों, यदि उसका अणुभार 200 हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सांद्रता पद टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कैसा है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं बच्चों, जो किससे संबंधित हो, भार से संबंधित, जो किससे संबंधित हो, भार से संबंधित हो। और आयतन से संबंधित जितनी भी टर्म्स होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। तो हमें देखना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट देखना है। तो पहला आपका कैपिटल है मैंने कि मोलरता है, दूसरा स्मॉल है मैंने कि मोललता है, तीसरा नॉर्मलता और चौथा फॉर्मलता। तो इसका आंसर होगा बच्चों मोललता, क्योंकि 1000 ग्राम या प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है बच्चों, मोललता कहलाती है। यहाँ पर ग्राम की यानी भार की बात की गई है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका m। जबकि मोलरता की बात करें तो प्रति लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, प्रति लीटर आयतन से संबंधित है। नॉर्मलता की बात करते हैं तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की, बट यहाँ पर प्रति लीटर विलियन आ गया, यहाँ पर हो जाएगा प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या। यहाँ पर ये भी आपका किससे संबंधित है, आयतन से संबंधित। जो केवल मोललता है वो किससे संबंधित है बच्चों, भार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, CH3COOH, यह सिरका में पाया जाता है, इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसका 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है। तो विलयन की हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मोललता निकालना है। क्या निकालना है, मोललता। मोललता आपका स्मॉल m बराबर होगा WB इंटू यहाँ हो जाएगा 1000 अपॉन MB और आपका WA, ये किस में होगा बच्चों, आपका ग्राम में। हमें यहाँ पर मोललता निकालना है। WB ग्राम में मात्रा कितनी है 2.5 इंटू ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन में हो जाएगा 75 ग्राम। बेंजीन आपका विलायक कितना है बच्चों, 75 ग्राम। मुझे इसका द्रव्यमान अगर देखना है तो कार्बन कितने हैं बच्चों, 2 हो जाएगा आपका 24, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 32, 4 36 40 और ये हो जाएगा इतना क्या 60। दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर ये 0 हट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हम यहाँ पर ये 25 एकम ये 3 बार जाएगा बच्चों, 1 0 से 1 0 और कट गया तो बचा आपका 10 और ये हो जाएगा 6 तिया 18। आंसर आ जाएगा आपका 0.05। मोललता कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.55। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है 6 ग्राम एसिटिक अम्ल है आपका, उसका 1 लीटर विलयन बनाया गया है। आपको मोलरता और फॉर्मलता दोनों निकालना है। हमें पता है बेटा मोलरता जो होता है आपका, इसमें आपको विलय के मोलों की संख्या रखना है। किसकी संख्या रखना है, मोलों की संख्या। जबकि जो फॉर्मलता होती है उसमें क्या रखना है, विलय के ग्राम सूत्रभार। क्या रखना है,
ग्राम सूत्रभार। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मूललता निकाल लेते हैं। मूललता की अगर हम बात करते हैं तो मूललता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मूललता बराबर हो जाएगा आपका WB। WB कितना ग्राम है बच्चों, 6। हम देखेंगे यहाँ पर अगर लीटर में है तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे मैं 1 लीटर ही ले लेता हूँ तो ऊपर 1000 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान में थोड़ी देर पहले देखा कितना होता है बच्चों, 60। ये 1/10 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 0.1। अब मुझे निकालना है क्या बच्चों, फॉर्मलता। तो फॉर्मलता बराबर क्या होता है बेटा, ग्राम में द्रव्यमान आपका। अगर चलिए अगर यहाँ पर ये 1000 है तो मुझे यहाँ पर वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, मिलीलीटर में। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या रखना बच्चों, फॉर्मूला मास यानी सूत्रभार। जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल डाइमेराइज्ड हो जाता है। एसिटिक अम्ल क्या हो जाता है बच्चों, डाइमेराइज्ड हो जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर जब एसिटिक अम्ल के 2 अणु, एसिटिक अम्ल के 2 अणु पास में जब आते हैं तो ये CH3COO, ये आपका OH, ये पहला मॉलिक्यूल है। ये दूसरा मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं CH3C, ये आपका OH, ये आपका O। पहले एसिटिक अम्ल का ऑक्सीजन दूसरे एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन के साथ, दूसरे एसिटिक अम्ल का ऑक्सीजन पहले एसिटिक अम्ल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाकर एक द्विलक या डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों, डाइमर, जिसकी वजह से इसका सूत्रभार जो होगा वह 60, चूंकि 2 है तो क्या हो जाएगा 120। तो फॉर्मूला जब हम रखेंगे तो 6 यहाँ पर मैं 1000 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, मिलीलीटर में। ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये 1000 से 1000 कट जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना, 1/20 यानी हो जाएगा 0.05। तो इस प्रकार यहाँ फॉर्मलता और मूलरता कैसी आ गई, अलग अलग आ गई। यदि फॉर्मलता और मूलरता, फॉर्मलता और नॉर्मलता तभी समान हो सकती है बच्चों जब सूत्रभार और अणुभार कैसे हो, समान हो। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। आगे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है तो हम यहाँ पर देखेंगे बेंजीन की हमको क्या, किसकी गणना करना है बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करना है। हमें बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता यानी W कितना आपका, बेंजीन, W किसका, बेंजीन, इसकी प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जिसकी प्रतिशतता की बात की जा रही है उसी की ग्राम में मात्रा। बेंजीन की ग्राम में मात्रा कितनी है बच्चों, 22। और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का द्रव्यमान यानी विलियन का द्रव्यमान। विलियन में आपका बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों हैं तो ये हो जाएगा आपका 22 + 122। ये हो जाएगा आपका 22 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, वेट अ मिनट, इनटू मुझे करना है किससे, 100 से। इनटू किससे करना है मुझे, यहाँ पर 100 से। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 22। ये इसमें इसको मैं जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 144। और ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 1000 हो जाएगा। ये 2 से मैं काट दूंगा तो ये 2 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा आपका, तो आपका प्रतिशतता बेंजीन की जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/6 और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 100 में किसका डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे। तो 100 का 6 में डिवाइड करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आएगा कितना बच्चों, 15.2 लगभग आएगा। अब अगर मुझे यहाँ पर किसकी प्रतिशतता बोली गई होती, मुझे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रतिशतता बोली होती तो मैं यहाँ पर W किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रतिशतता 100 माइनस किसकी प्रतिशतता कर देता, बेंजीन की। बेंजीन की प्रतिशतता कितनी है, 12.2। तो 100 में से मैं 15.2 अगर माइनस कर देता तो जो भी आपका प्रतिशतता आएगा वह किसकी प्रतिशतता हो जाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें यह बोला गया है कि बेंजीन के विलयन में 30% भारानुसार प्रतिशतता कितनी दी गई है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड की 30% दी गई है। बेंजीन के मूल प्रभाज्य की हमें क्या करना बच्चों, गणना करना है। तो बेंजीन का मूल प्रभाज्य की हमें गणना करना है। तो बेंजीन का मूल प्रभाज्य बराबर क्या हो जाएगा, बेंजीन के मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या। तो टोटल आपका बेंजीन भी और यहाँ पर क्या है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। तो यहाँ पर किसके मोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल, और यहाँ पर किसके मोल हो जाएंगे बच्चों,
बेंजीन के मोल भी यहाँ पर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर 30% W/W दिया गया है किसका, बेंजीन का। यानी कि अगर विलियन कितना ग्राम रहा होगा, विलियन अगर 100 ग्राम रहा होगा तो उस विलियन में जो बेंजीन होगा बच्चों आपका 30 ग्राम होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने ग्राम होगा आपका, 70 ग्राम होगा। हमें यहाँ पर किसका मोल प्रभाव निकालना है, बेंजीन का मोल प्रभाव निकालना है। तो बेंजीन के मोलों की संख्या बराबर बेंजीन की ग्राम में मात्रा। बेंजीन की ग्राम में मात्रा कितनी होगी, बेंजीन की ग्राम में मात्रा कितनी है हमारी 30 बटे बेंजीन का आणविक द्रव्यमान निकालना। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, कितना हो जाएगा बच्चों 78। यहाँ पर फिर से बेंजीन के मोलों की संख्या 30 बटे 78 प्लस यहाँ पर 70 ग्राम आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मुझे आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड 35 दूनी 70, 71, 7 142 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 12, 46, 56, कितना हो जाएगा 156। मुझे बेंजीन का मूल प्रभाज इसे सॉल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा बच्चों, बेंजीन का मूल प्रभाज यहाँ पर हो जाएगा 0.46। कितना हो जाएगा बच्चों 0.46। अब अगर मुझे किसका मूल प्रभाज निकालना है, मुझे अगर मूल प्रभाज निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मूल प्रभाज 1 हो जाएगा 0.46। तो मूल प्रभाज यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो जाएगा बच्चों 0.54। तो अगर आपको एक का मूल प्रभाज पता हो तो दूसरे का मूल प्रभाज आप 1 से माइनस कर देंगे तो दूसरे का मूल प्रभाज भी हमें आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पर कि एक विलियन है, उसकी आपको मोलरता की गणना करना है। यदि विलियन में 30 ग्राम विले, और विले का नाम का आपका क्या है बेटा CONO3 ट्वाइस 6H2O, अगर इसका द्रव्यमान काउंट किया जाए तो आणविक द्रव्यमान आपका मोलर मास कितना आएगा 291। तो अब यहाँ पर मुझे मोलरता निकालना है बच्चों। तो मोलरता बराबर आपकी क्या होती है, ग्राम में मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान कितना है बच्चों उसका 291, कितना होगा आपका 291, ये आपका हो जाएगा 1000, और इनटू में आपको 4.3 लीटर है तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम एक काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4.1, और या एक काम करते हैं हम इसको लीटर में ही रहने देते हैं, यहाँ से हम 1000 क्या करते हैं बच्चों हटा लेते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मोलरता होगी आपकी आएगी बच्चों 0.024। तो इस प्रकार हम यहाँ पर मोलरता की गणना कर लेंगे। यहाँ पर ये आपका कोबाल्ट दिया गया है, कोबाल्ट का अणुभार निकाल देंगे, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे, सबको जोड़ने के बाद जो अणुभार आएगा कितना आएगा 291 आएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है यूरिया के द्रव्यमान की गणना करना है, जिसके 2.5 किलोग्राम आपको विलियन बनाना है, और कितने ग्राम इसकी आवश्यकता हो। अगर आपको किससे बना रहे हैं, आपका 0.25 मोलर जलीय विलियन आपको बनाना है, तो हमको ये देखना है कि कुल 2.5 किलोग्राम का विलियन बनाना है तो यूरिया की कितनी ग्राम में मात्रा लगेगी। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, 0.25 मोलल का मतलब क्या होता है, 0.25 मोलल का मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम के पास क्या है बेटा विलायक है, और उस 1 किलोग्राम में जो यूरिया के मोल हैं, किसके यूरिया के जो मोल हैं वो कितने हैं बच्चों 0.25। हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटे उसका आणविक द्रव्यमान होता है। ग्राम में मात्रा मुझे नहीं पता, लेकिन आणविक द्रव्यमान जो यूरिया का होता है कितना होता है 60, और मोलों की संख्या कितनी होती है बेटा, मोलों की संख्या कितनी दी गई यहाँ पर 0.25 दी गई है, तो मैं ग्राम में मात्रा निकाल सकता हूँ 0.25 इंटू क्या हो जाएगा आपका 60। तो W इजकल टू कितना ग्राम आ गया बच्चों 15 ग्राम। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल विलियन कितना है, तो आपके पास 100 ग्राम विलायक है और 15 ग्राम आपके पास क्या बेटा विले है। तो विलियन जो हो जाएगा आपका विलियन बराबर विले कितना है आपका 15, और विलायक कितना है आपका, तो ये है आपके पास 1015
1015 जो है आपके पास, इतना आपके पास क्या उपस्थित है किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में हमारे पास क्या उपस्थित है बच्चों, विलियन उपस्थित है। आप मुझे ये बताइए कि 1015 किलोग्राम, सॉरी ग्राम में आएगा बच्चों, ये ग्राम में आएगा, ग्राम में आपके पास कितने विले के मोल हैं, कितने ग्राम है आपके, 15 ग्राम, कितने ग्राम है, 15 ग्राम। तो मुझे बनाना है कितना, 2.5, तो किलोग्राम को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ग्राम में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2500 ग्राम में कितने ग्राम आपके, इस विलियन में कितने ग्राम आपके विले की आवश्यकता होगी। तो कितने ग्राम की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 15 गुणा 2500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1015। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 39.6 ग्राम। यानी कि मुझे यहाँ पर 2.5 किलोग्राम, अगर मुझे किलोग्राम विलियन मुझे अगर यूरिया का बनाना है तो मुझे 39.6 ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी, जिसकी सांद्रता कितनी होगी, 0.25 मोलल होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास भारानुसार प्रतिशत दी गई है, कितना, 20%। कितना दी गई है बच्चों, 20% भारानुसार प्रतिशतता दी गई है। इसमें हमें घनत्व दिया गया है पोटेशियम आयोडाइड का 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब हमें मोललता निकालना है, मोलरता निकालना है, मोल प्रभाज। अब मुझे एक बात बताइए, 20 ग्राम W/W का मतलब क्या है कि 20 ग्राम आपके पास क्या मौजूद है, 20 ग्राम आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है। विलियन टोटल आपका 100 ग्राम है, तो 80 ग्राम यहाँ पर क्या है, विलायक है। विलायक के बारे में कुछ भी नहीं दिया, यानी विलायक यहाँ पर क्या है बच्चों, जल है। हमें सबसे पहले मोललता निकालना है, तो हम जानते हैं मोललता बराबर होता है ग्राम में मात्रा। कितनी है ग्राम में मात्रा, 20। ओके, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000। WA कितना हो जाएगा बच्चों आपका 80। और आपको मोलर मास अगर रखना है तो मोलर मास पोटेशियम आयोडाइड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है बच्चों, 166। कितना होता है, 166 होता है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा, ये हो जाएगा आपका 2 4 जा, ये आपका जाएगा कितने बार, 250 बार। हम यहाँ पर इसे आगे और सॉल्व करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 166। ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 125। ये हो जाएगा आपका कितना, 3 बार। मैं 83 में से 125 को अगर डिवाइड करूँ तो लगभग आएगा कितना, 1.5 जो आएगा, इसकी क्या आ जाएगी, मोललता आ जाएगी। मुझे क्या निकालना है, इसकी मोलरता। क्या निकालना है मुझे, इसकी मोलरता निकालना है। तो मोलरता अगर मैं इसकी निकालूं तो क्या हो जाएगी बच्चों, मोलरता आपकी कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ग्राम में मात्रा। ग्राम में मात्रा तो मुझे पता है कितना है, 20। यहाँ पर हो जाएगा अपना क्या, 1000। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मोलर मास कितना है इसका, 166। अब आपको यहाँ पर क्या रखना है बच्चों, हमें यहाँ पर रखना है विलियन का लीटर में आयतन। क्या आपको विलियन का लीटर में आयतन दिया गया है क्या, नहीं। आपको तो 100 ग्राम विलियन दिया गया। कितना ग्राम विलियन दिया गया है, 100 ग्राम विलियन दिया गया। हम जानते हैं घनत्व इक्वल टू क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व हमें कितना पता है, 1.2। द्रव्यमान हमें पता है कितना है, 100। तो आयतन मुझे निकालना है बच्चों, तो आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.100 और ये हो जाएगा 1.2। तो जो आयतन है, मैं 100 में अगर 1.2 का क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो लगभग आपका आएगा 83। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 83.3। मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ तो जो कैपिटल M मेरी मोललता है कितनी हो जाएगी, 1.44। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, मोललता। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज मैं किसी एक का निकाल रहा हूँ, तो मोल प्रभाज निकालता हूँ मैं KI का। किसका, KI का। तो KI का मोल प्रभाज बराबर KI के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल में आपका KI भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका बच्चों, वाटर भी आ जाएगा। तो सोडियम के मोलों की संख्या बराबर सोडियम की ग्राम में मात्रा कितनी है, 20। और सोडियम का आणविक द्रव्यमान कितना है बच्चों, 166। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 166 प्लस वाटर की कितनी ग्राम में मात्रा है, 80 है बच्चों। और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा,
18 होगा। मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करने पर मुझे जो मूल प्रभाज मिलेगा कितना मिलेगा बेटा, 0.12 मुझे मिलेगा। अब अगर मुझे किसका मूल प्रभाज निकालना है, मुझे अगर वाटर का मूल प्रभाज निकालना है तो मूल प्रभाज किसका, वाटर का 1 - 0.12 हो जाएगा बच्चों। तो आपका मूल प्रभाज जो आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.88 ये मूल प्रभाज निकल आएगा किसका बच्चों, वाटर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट दिया गया है। इस 25.3 सोडियम कार्बोनेट का 250 ml में क्या बनाया गया है, विलयन बनाया गया है। अब आपको ये बोला गया है बच्चों, अगर सोडियम कार्बोनेट पूर्णतः वियोजित हो जाता है तो हमें Na+ और CO3 दोनों की मोलर सांद्रताएं निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी मोलरता या मोलर सांद्रता निकाल लेते हैं। तो मोलरता बराबर ग्राम में मात्रा कितनी है, 25.3 इंटू उसका आणविक द्रव्यमान कितना है, नीचे तो यहाँ पर मैं 250 रख देता हूँ। आणविक द्रव्यमान जो आपका सोडियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा बच्चों, 23 दूनी 46 प्लस कार्बन का 12 और कितना हो जाएगा बच्चों आपका 48 को मैं जोड़ दूंगा तो लगभग कितना आएगा, 106 आएगा। कितना आएगा, 106। तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा बच्चों, 106। सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 0.955। क्या मिलेगा, 0.955। ये क्या आ गई, विलयन की मोलरता आ गई। ये क्या आ गई, विलयन की मोलरता या मोलर सांद्रता। मुझे प्रश्न में क्या बोला गया बच्चों, Na+ की और इसके अलावा CO3 की मोलर सांद्रता मुझे निकालना है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर सोडियम कार्बोनेट टूटेगा, अगर सोडियम कार्बोनेट टूटेगा तो आपको क्या देगा बच्चों, ट्वाइस Na+ और CO3 तो यहाँ हम देखेंगे Na+ की मोलर सांद्रता बराबर, Na+ की मोलर सांद्रता बराबर, यहाँ मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा बच्चों 2, क्योंकि कितने सोडियम दे रहा है आपको 2, सांद्रता कितनी है 0.955। और आपको अगर किसकी निकालना है बच्चों, CO3 की, ब्रैकेट यानी मोलर सांद्रता बराबर 1 गुणा क्या हो जाएगा बच्चों 0.955। तो यहाँ मोलर सांद्रता आ जाएगी आपकी CO3 की 955। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 11, 9 दूनी 18 और 1 क्या हो जाएगा बच्चा आपका 19। तो आपका 1.91 लगभग जो मोलर सांद्रता आएगी वो किसकी आएगी बच्चों, वो आएगी Na+ की। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब होता है बच्चों 1/, नॉर्मल यानी कि नॉर्मलता, और बटे में आपका 2 यानी सेमी नॉर्मल। आपको विलयन बनाना है तो कितने ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यकता होगी, नॉर्मल यानी कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों N बराबर यहाँ WB इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों N फैक्टर अपॉन हो जाएगा MB इंटू VmL। हम देखते हैं बच्चों कितना बनाना है आपको, सेमी नॉर्मल यानी कि 1/2 है ना। WB मुझे निकालना है बच्चों। ऑक्जेलिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान जो होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, COOH। कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों, कार्बन का हो जाएगा आपका 24, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16 होता है। चूँकि यहाँ पर 4 क्या अवेलेबल है, यहाँ पर 4 यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। इसको जोड़ देंगे 66, 4 कितना हो जाएगा बच्चों 70 और 20 कितना हो जाएगा 90। तो आणविक द्रव्यमान ऑक्जेलिक अम्ल का कितना हो जाएगा 90। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1000। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों, सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल है नॉर्मलता यानी 1 लीटर, 1 लीटर यानी कितना मिलीलीटर आपका, इसको इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो WB = क्या हो जाएगा आपका 2 × 90, यानी कि मुझे यहाँ पर वेट अ मिनट 2 × ये W, मैं एक काम करता हूँ दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/2 WB अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 90। मुझे यहाँ पर ग्राम में मात्रा फाइंड आउट करना है, तो ग्राम में मात्रा मुझे अगर फाइंड आउट करना हो तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने प्रश्न कितना, हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर मैं WB निकालूंगा कैसे, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 90 नीचे से ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 90। तो कितने ग्राम लगेगा आपका
40 ग्राम की आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सेमी नॉर्मल यानी कि n/2 वाला, और नॉर्मल का मतलब 1 लीटर में आपको विलियन बनाना था तो कितने ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यकता होगी आपको 45 यानी 45 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की क्या होगी बेटा आवश्यकता होगी। तो आज के लेक्चर नंबर 4 में हमने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।